तो पिछले 2 लेक्चर में हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या बैकग्राउंड था ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे आया ये भी हम लोग जान चुके हैं, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा भारत में ये भी हम लोग इसको देख चुके हैं। और महात्मा गांधी 1915 में भारत से साउथ अफ्रीका से भारत आए, और ये भी हम लोग देख चुके हैं। और आते ही गांधी जी ने फटाफट 3 सत्याग्रह मूवमेंट को उन्होंने लॉन्च किया। 1916 में चंपारण में, 1917 में खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में, और 1918 में अहमदाबाद में गुजरात में। ये हम लोग जान चुके हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो इस डेट को आप एक सीरियल वाइज से याद रख सकते हैं कि 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए, और 1916 में उन्होंने सबसे पहले चंपारण में सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया, 1917 में खेदा में, और 1918 में अहमदाबाद में। इसको आप 15, 16, 17, 18 इस तरीके से आप याद रखिए तो ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद हम लोग ये भी जाने थे कि गांधी जी का जो ये आइडिया था सत्याग्रह, ये उन्होंने साउथ अफ्रीका से लेकर आया था, है ना, क्योंकि उन्होंने एक सक्सेसफुल वहाँ पे भी मूवमेंट लॉन्च करा था व्हाइट और ब्लैक के खिलाफ जो ये मतभेद था साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ के बारे में आंदोलन भी किया था, और उनको सक्सेसफुली वहाँ पे उन्होंने उस चीज़ को विन भी किया था, जीता भी था, है ना। ये चीज़ हम लोग जान चुके हैं। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का, वो है हमारा रॉलेट एक्ट। उसके बाद जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड है वो है, और हमारा एक खिलाफत इशू क्या था, खिलाफत मूवमेंट क्या था, ये हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट चूंकि हम लोग क्लास 8 में भी पढ़े हुए हैं, क्लास 9th में ये चीज़ नहीं था, लेकिन रॉलेट एक्ट के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं, जो कुछ भी सुने हुए हैं, वही चीज़ इसमें भी है। हाँ, इससे थोड़ा सा अलग आपको इसमें कुछ देखने को मिलेगा, अलग कुछ नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी इसमें आपको मिलेगा। बाकी जो चीज़ आप पढ़ते आए हैं 8 में, तो वो और जो आप सुनते आए हैं वही चीज़ इसमें भी है। तो सबसे पहला रॉलेट एक्ट क्या है, इसको जानते हैं। सबसे पहला रॉलेट एक्ट तो ये है कि रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा लागू किया गया था। अब सवाल ये है कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है क्या। जैसे हमारे अभी इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट चलता है, या फिर हम लोग कभी कभी इसको कहते हैं इंडियन काउंसिल भी कहते हैं, है ना। उस समय पे जब ब्रिटिश का यहाँ पे राज था तो हम लोग उसको कहते थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि अंग्रेजों के सरकार को हम लोग उस समय पे अंग्रेज सरकार भी कहते थे, उनको इंग्लिश में हम लोग इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते थे। आज हम लोग इंडियन काउंसिल या फिर इंडियन गवर्नमेंट कहते हैं। तो उस समय पे जो यहाँ पे उनका गवर्नमेंट का जो सिस्टम था, उसका जो नाम था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उन्होंने ही रॉलेट एक्ट को पास करवाया था। और ये रॉलेट एक्ट 1919 में पास हुआ था, 1919 में। और ये रॉलेट एक्ट आखिर है क्या, इस चीज को जरा समझते हैं हम लोग थोड़ा सा गहराई से। रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो कि सरकार के द्वारा, यानी कि ब्रिटिश के द्वारा लागू किया गया था भारत में। अब ये रॉलेट एक्ट आखिर है क्या, इसका क्या मायने हैं, इंडियन हिस्ट्री में ये क्यों पढ़ाया जाता है, इसको जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि रॉलेट एक्ट में कुछ नियम कानून लिखे हुए थे, है ना। ये एक नियम था, एक पेपर, शीट ऑफ पेपर में पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा हुआ था। सबसे पहला ये था कि ये सरकार को इतना पावर दे सकता है, इतना ये सरकार को पावर दे रहा है, सरकार मतलब ब्रिटिश यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, इस चीज को आप याद रखिएगा कि रॉलेट एक्ट इतना ज्यादा सरकार को पावर दे रहा था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि ये किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को बिना किसी सुनवाई के या फिर बिना किसी मतलब से भी उसको जाके रोक सकता है। मतलब ये कि मान लो कहीं पे यदि अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेज मुर्दाबाद का नारा लग रहा है, या फिर कहीं पे आंदोलन हो रहा है अंग्रेजों के खिलाफ, या फिर कुछ और ही पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रहा है, तो उसको जाके अंग्रेज वहां पे उसको दबा सकते थे, उसको रोक सकते थे। तो ये इस चीज का पावर उसको सबसे पहले मिला हुआ था, कहाँ से, रॉलेट एक्ट से। ये पहला फीचर्स था हमारा कि किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को रॉलेट एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी रोक सकता था, है ना। उसके बाद नेक्स्ट, यदि किसी पे शक हुआ अंग्रेजों को कि ये पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है या फिर इसको देखा गया है, तो उस इंसान को बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी सुनवाई के 2 साल के लिए उसको जेल में डाल दिया जाता था। ये हमारा सेकंड फीचर है रॉलेट एक्ट का। तो याद रखिएगा, पहला ये कि वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को रिप्रेस कर सकता है, यानी कि दबा सकता है। दूसरा ये कि उसको यदि किसी पे भी शक हुआ कि पॉलिटिकल एक्टिविटी में भाग ले रहा था या फिर देखा गया है और अंग्रेजों को उस पर शक हो गया, तो उसको 2 साल के लिए बिना किसी सुनवाई के जेल में डाल दिया जाता था। अब एक बात और इसमें समझने वाली बात यह है कि हमारे पास उस समय पे ना हथियार यूज करना था हमको। हथियार क्यों नहीं यूज करना था, क्योंकि गांधी जी ने साफ कह रखा था कि हम लोग जो भी अपना राइट अचीव करेंगे वो नॉन वायलेंस के दम पे अचीव करेंगे, यानी कि कहीं पे भी हिंसा नहीं होना चाहिए,
है ना, अहिंसा के दम पे हम लोग अपने राइट को अचीव करेंगे। तो गांधी जी ने शुरू से कह रखा था कि हम आपके लीडर के रूप में बिल्कुल आपका लीडर बनेंगे, लेकिन मेरे इसके बदले में मेरा एक आपको बात ये मानना पड़ेगा कि आप कहीं पे भी किसी भी प्रोटेस्ट में, किसी भी आंदोलन में वायलेंस नहीं करेंगे, मतलब कि कोई भी लड़ाई पीट झगड़ा ये सब नहीं करेंगे। अब हमारे पास चूंकि हम लड़ाई भी नहीं कर सकते हैं, मारपीट भी नहीं कर सकते हैं किसी को, तो हमारे पास समाधान क्या बचता है? प्रोटेस्ट करने का, रैली करने का, है ना, स्ट्राइक करने का, हड़ताल पे जाने का, यही सारा चीज हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है। लेकिन रॉलेट एक्ट के द्वारा इन सब चीजों को भी दबा दिया गया, क्योंकि रॉलेट एक्ट साफ कहता था कि किसी भी पोलिटिकल एक्टिविटी को आप नहीं कर सकते हैं, यदि कर रहे हैं तो उनको जबरन दबा दिया जाएगा, यानी कि आप नहीं कर पाएंगे। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। इस चीज को देखते हुए महात्मा गांधी ने कहा कि हम जबरन एक रैली ऑर्गेनाइज करेंगे जो कि खिलाफ होगा किसके? रॉलेट एक्ट के। तब वहां पे गांधी जी जो अब रैली करने जा रहे हैं या फिर जो मूवमेंट लॉन्च करने जा रहे हैं, उस मूवमेंट का नाम दिया गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह। याद रखिएगा, रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह का मतलब ये हो गया कि सत्याग्रह का तो हम लोग जो इसका जो मायने है वो लोग पहले ही जान चुके हैं। मतलब क्या कि सत्य की राह पर चलते हुए इक्वालिटी को हासिल करना है, यानी कि न्याय को हासिल करना है। और उसके पहले गांधी जी ने लगा दिया रॉलेट, यानी कि ये जो आंदोलन हमारा होगा, सत्याग्रह जो मूवमेंट होगा, वो रॉलेट एक्ट के लिए होगा। तो उसके बाद गांधी जी ने क्या किया? रैली ऑर्गेनाइज किया, बहुत सारे लोगों का जमावड़ा इकट्ठा किया। हालांकि गांधी जी को इकट्ठा करने का जरूरत पड़ता नहीं था, क्योंकि जहां पे गांधी जी पैर रखते थे वहीं पे ही एक लंबा लाइन लग जाता था। ये पावर था गांधी जी को उस समय पे। तो गांधी जी ने कहा कि हम एक रैली ऑर्गेनाइज करेंगे जो कि खिलाफ हुआ किसके? रॉलेट एक्ट के खिलाफ होगा। तो गांधी जी के रैली में बहुत सारे आदमी, बहुत सारे लोगों ने, उनके सपोर्टर्स ने, उनके छोटे छोटे लीडर्स ने पार्टिसिपेट करा। पार्टिसिपेट करने के बाद उसके बाद स्ट्राइक इन रेलवे शॉप्स, वर्कशॉप्स एटसेट्रा। मतलब ये कि रैली तो उन्होंने किया, रैली के अलावा भी उन्होंने स्ट्राइक करवाया। स्ट्राइक मतलब ये कि आप किसी भी चीज़ों को अब कुछ देर के लिए फिलहाल नहीं करेंगे। जैसे आप रेलवे पे यदि काम करते हैं तो आप रेलवे पे नहीं जाएंगे, आप दुकान चलाते हैं तो आप दुकान पे नहीं जाएंगे, आप स्ट्राइक कर देंगे। उसके बाद यदि आप कहीं पे काम करते हैं तो भी आप वहाँ पे नहीं जाएंगे, ये गांधी जी ने कहा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि गांधी जी ने आखिर ऐसा करवाया क्यों, स्ट्राइक करवाया क्यों? सबसे इसका बड़ा रीजन ये है कि गांधी जी ये चाहते थे कि ब्रिटिश के पास जो भी रेवेन्यू आ रहा है उसको रोक दिया जाए। तो उस समय पे ब्रिटिश के पास टैक्स, रेवेन्यू, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आ रहा था? दुकानों से, है ना, लेबर से, उसके बाद फिर रेलवे से, पोस्ट ऑफिस से, पुलिस स्टेशन से, इन सारे जगहों पे गांधी जी ने स्ट्राइक करवा दिया। अब जब ये सब चीज चलेंगे ही नहीं तो फिर रेवेन्यू आएगा कहाँ से? यदि रेलवे में इनकम होगा ही नहीं तो ये टैक्स उठाएंगे कहाँ से? इन सब चीजों को गांधी जी ने कहा कि स्ट्राइक पे चलो, कहीं पे भी इस चीज को खोलने की जरूरत नहीं है, यानी कि हम लोग इसको स्ट्राइक करेंगे और कुछ समय के लिए हम लोग अपने काम वहां पे नहीं जाएंगे। आप इसको हिंदी में कह सकते हैं हड़ताल, हम लोग हड़ताल इसको हिंदी में कहते हैं, है ना। तो गांधी जी ने इन सारी चीजों को करवाया। अब यहाँ पे ये स्वाभाविक सा बात है कि अंग्रेजों को गुस्सा आएगा। गुस्सा इसलिए आएगा क्योंकि उनका जो सोर्स ऑफ इनकम था, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, फिर से दुकान, इन सारे जगहों से जो उनको रेवेन्यू आ रहा था, इन्हीं रेवेन्यू को उन्होंने रोक दिया था। किसने? गांधी जी ने। रोका डायरेक्टली नहीं था, स्ट्राइक करके रुकवाया था, है ना, ताकि जब ये दुकान खुलेंगे ही नहीं तो यहाँ पे सामान बिकेगा नहीं तो इनकम होगा नहीं, और जब इनकम नहीं होगा तो ये टैक्स कैसे लेंगे? तो गांधी जी ने कहा कि अपने दुकान को बंद करो, रेलवे को बंद करो, चलो हड़ताल पे, ठीक है। उसके बाद गांधी जी ने इन सब चीजों को करवाया। बदले में जब रेवेन्यू रुक गया, जब टैक्स आना बंद हो गया सरकार का, तो उस समय पे अब आया अंग्रेजों को गुस्सा। गुस्सा आने के बाद अंग्रेजों ने क्या करवाया? सबसे पहला बात यहाँ पे देख लो, लोकल लीडर्स वेयर इम्पैरिजन्ड। मतलब ये कि जो छोटे छोटे लीडर थे गांधी जी के साथ, जो आंदोलन करते थे, जो रैली में भाग लिए थे, जो हड़ताल में भाग लिए थे, जो छोटे मोटे लीडर होते थे उस समय गांधी जी के आसपास, उन सारे को उन्होंने उठाया और जाके जेल में डाल दिया। और जेल में डालने, हालांकि उसको यदि किसी पे शक भी हो जाता था तो उसको जेल उठा के जेल में डाल देते थे बिना किसी सुनवाई के 2 साल के लिए, क्योंकि रॉलेट एक्ट लागू था। किसी पे शक होगा उसको उठाएंगे, जेल में जाके डाल देंगे। दूसरा चीज उन्होंने क्या किया? महात्मा गांधी वाज बैड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। महात्मा गांधी अपना जो भी डिसीजन लिया करते थे वो दिल्ली में ही आकर लिया करते थे, और उस चीज को गांधी जी को दिल्ली आने से ही रोक दिया। मतलब ये अंग्रेजों ने चाहा कि जब महात्मा गांधी दिल्ली आएंगे नहीं तो ये कोई डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे और कोई मूवमेंट भी लॉन्च नहीं कर पाएंगे। मतलब ये कि गांधी जी को, ब्रिटिशर्स को ये लगा कि इन सारे फसादों का जो जड़ है वो महात्मा गांधी ही है,
और इनको जो है दिल्ली आने से ही रोक दो। मतलब समझ में आ गया? पेड़ काटने से ज़्यादा बेटर है कि उसके जड़ को काट दिया जाए, उसको जड़ से खत्म कर दिया जाए। तो गांधी जी को दिल्ली आने से रोक दिया और गांधी जी सारा का सारा अपना डिसीजन दिल्ली में ही बैठ के लिया करते थे। तो गांधी जी को रोकने का ये एक प्रयास था उनको, लेकिन यदि आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर क्षमता है, तो आप बाहर निकल जाएंगे। खैर, उसके बाद क्या हुआ, जब गांधी जी को अंदर जेल में डाला गया, उसके बाद चूंकि अंग्रेजों का गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ चुका था, इसलिए बढ़ चुका था ना क्योंकि उनका पूरा का पूरा सोर्स ऑफ इनकम ही ठप हो चुका था, गांधी जी ने करवा दिया था। अब बहुत सारे लोग बहुत दिन तक स्ट्राइक पे ही रहे, काम पे वापस नहीं गए। बदले में गुस्से में आकर अंग्रेजों ने क्या किया, छोटे मोटे लोगों पे, फॉर एग्जाम्पल ऑन 10 अप्रैल 1919 पुलिस इन अमृतसर ओपन फायर अपॉन प्रोसेशन। छोटा मोटा रैली हो रहा था, शांतिपूर्वक से रैली हो रहा था, ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट हो रहा था, उसके पास अंग्रेज सरकार गए और जाके 10 अप्रैल 1919 को उन्होंने वहां पे फायर करवा दिया। यानी कि बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी पूछताछ के वहां पे गए और उसके ऊपर फायर करवा दिया। तो यहाँ तक दिक्कत समझने में? तो ये फायर क्यों करवाया अंग्रेजों ने? क्योंकि उनका सोर्स ऑफ इनकम ही पूरा रुक चुका था बिकॉज ऑफ रैलीज एंड स्ट्राइक लीड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ये सब जो करवाया था। उसके बाद अंग्रेजों को गुस्सा आया और 10 अप्रैल 1919 को उन्होंने एक पीसफुल प्रोसेशन पे जाकर, यानी कि शांतिपूर्वक से रैली हो रहा था, आंदोलन हो रहा होगा, प्रोटेस्ट हो रहा होगा, उस पे जाकर उन्होंने फायर करवा दिया। उसके बाद अटैक्स ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवेज। अब चूंकि आप बिना मतलब का, वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना रैली कर रहे थे और आप बिना मतलब का उस पर जाके हमला करवा दिए, तो आपको बगल से उधर से भी रिस्पॉन्स के तौर पे जवाब तो मिलेगा, है ना? तो छोटे मोटे लोगों ने उस समय क्या किए, अंग्रेजों ने जब उनके ऊपर फायर करवाया तो बदले में उन्होंने क्या किया, बैंक पे अटैक करना शुरू कर दिए इंडियंस, पोस्ट ऑफिस से हम लोग उस अटैक करना शुरू कर दिए। उसके बाद फिर रेलवे पे भी हम लोगों ने अटैक किया। उस समय पे रेलवे बहुत जलाया गया था, रेलवे को बहुत ज़्यादा उस समय नुकसान देखने को मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि पहले तो हम लोगों को मारा गया ना, हम लोगों के ऊपर फायर करवाया गया, बदले में हम लोग उसको जवाब दिए, है ना? इस प्रकार का था उस समय पे। उसके बाद मार्शियल लॉ इम्पोज्ड। मार्शियल लॉ क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा पूरा डिटेल रूप में, क्या आखिर मार्शियल लॉ है क्या और ये मार्शियल लॉ आखिर क्यों लगाया जाता है ना? लेकिन यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहला क्या कि गांधी जी को दिल्ली आने से मना किया, ठीक, छोटे छोटे लीडर को उठाना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने। उसके बाद जब एक पीसफुल प्रोसेशन में, यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से एक आंदोलन हो रहा था वहां पे अमृतसर में, तो वहां पे जाकर उन्होंने 10 अप्रैल 1919 को उसके ऊपर फायर करवा दिया। बदले में इंडियंस ने क्या किया, बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे पे जाके हमला कर दिया। अब ये हमला छोटा मोटा हमला नहीं था, बहुत बड़ा हमला था, और ये इतना बड़ा हमला था कि अंग्रेजों के छोटे मोटे पुलिस से ये रुकने वाला नहीं था। अब अंग्रेजों को यहाँ पे सहारा लेना पड़ा मिलिट्री का या फिर आर्मी का, अब जो कह रहे हैं मिलिट्री का यहाँ पे सहारा लेना पड़ा, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं मार्शियल लॉ। अब मार्शियल लॉ में होता क्या है, मार्शियल लॉ ऐसे देश में लगाया जाता है, या फिर मार्शियल लॉ एक पूरे देश में भी लग सकता है और एक छोटे से जगह पे भी लग सकता है, और एक छोटे से मोहल्ले में भी मार्शियल लॉ लग सकता है। अब सवाल है कि ये मार्शियल लॉ आखिर होता क्या है? मार्शियल लॉ उन जगह पे लगाया जाता है जहां पे कि एक इमरजेंसी जैसा सिचुएशन क्रिएट हो गया हो, वो छोटे मोटे पुलिस ऑफिसर से या फिर डीएम, एसडीएम, बीडीओ, सीओ इस सब से ना रुकने वाला हो मामला, तब वहां पे जाके हम लोग लगा देते हैं अपना मार्शियल लॉ। और मार्शियल लॉ जब लगाते हैं तो पूरा का पूरा कमांड होता है उस समय पे मिलिट्री के ऊपर। और समझ में आ गया? मान लीजिए मिलिट्री को किसी के ऊपर शक हो गया कि ये आतंकवाद है और वहां पे मार्शियल लॉ लगा हुआ है, तो बिना ट्रायल के, बिना जाने बुझे उसके ऊपर गोली चला देगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, हालांकि हमारे इंडिया में तो मार्शियल लॉ लगा नहीं है, लेकिन मान लीजिए जम्मू और कश्मीर में अधिकतर पाकिस्तान से आतंकवादी आते रहते हैं। हमेशा आप न्यूज़ चैनल खोल के देखिए, आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि आज इंडियन सोल्जर्स ने 10 आतंकवाद को मार के गिराया, इस प्रकार का न्यूज़ आता रहता है। तो सवाल यह है कि मान लीजिए किसी इंडियन आर्मी को वहाँ पे मालूम चल गया या फिर वो आते हुए देख रहे हैं किसी को जो कि आतंकवाद जैसा लग रहा है, और वो मान लीजिए कि आतंकवाद निकला, तो उसको मारेगा पहले, पूछेगा बाद में। बात समझ में आ गया? यानी कि शक हो गया तो उसको मार देगा, डायरेक्ट मार देगा। और समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। तो मार्शियल लॉ एक ऐसा लॉ होता है जहां पे कि पूरा का पूरा कंट्रोल आर्मी के हाथ में रहता है, और इस आर्मी को किसी पे भी शक हुआ तो ये बिना किसी के परमिशन से भी उस चीज को खत्म कर सकता है, यानी कि जिस पे शक हुआ उसको
खत्म कर सकता है, मार सकता है। तो मार्शियल लॉ एक इमरजेंसी जैसी सिचुएशन में ही लगाया जा सकता है। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर में वो मार्शियल लॉ का एग्जाम्पल नहीं था, हालांकि समझने के लिए हम लोग उसको लिए हुए थे, कोई दिक्कत नहीं समझने में। हालांकि ये पाकिस्तान में 4 बार लग चुका है मार्शियल लॉ, वहाँ पे इमरजेंसी जैसा सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो चुका है कि छोटे मोटे पुलिस ऑफिसर से नहीं संभल रहा था, तो पाकिस्तान में 4 बार मार्शियल लॉ लगाया गया है, यानी कि 4 बार पूरा का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में था? मिलिट्री के हाथ में था, आर्मी के हाथ में था। ये पाकिस्तान में 4 बार हो चुका है, सोचिए। और इंडिया में हालांकि लगभग 1 बार भी अभी नहीं हुआ। हालांकि यहाँ पे यदि मुश्किल से मुश्किल केस में राष्ट्रपति शासन ज्यादा से ज्यादा लगता है ना, राष्ट्रपति शासन में पूरा का पूरा कंट्रोल राष्ट्रपति के पास रहता है, लेकिन मार्शियल लॉ में पूरा का पूरा कंट्रोल मिलिट्री के पास रहता है, ठीक है। और ये दोनों लॉ जो है, राष्ट्रपति शासन हो चाहे मार्शियल लॉ हो, ये इमरजेंसी जैसी सिचुएशन में ही लगाया जाता है। उस सिचुएशन में जब आपके हाथ से या फिर छोटे मोटे पुलिस ऑफिसर से मामला नहीं समेट पाते हैं, वो लोग नहीं हैंडल कर पाते हैं, तब जाके हमारा ये लॉ लगाया जाता है। तो इंडिया में उस समय पे जब हमला किया गया पीसफुल प्रोसेसन पे, तो बदले में जो इन्होंने अटैक किया बैंक पे, पोस्ट ऑफिस से, रेलवे पे, इतना बड़ा हमला था कि छोटे मोटे पुलिस ऑफिसर उनको रोक ही नहीं पाए। बाद में जाके मजबूरन मार्शियल लॉ लगाना पड़ा अंग्रेजों को, और पूरा का पूरा कमांड दे दिया किसके हाथ में? मिलिट्री के हाथ में दे दिया, ठीक है। और उस मिलिट्री को लीड कर रहे थे जनरल डायर। जनरल डायर का किस प्रकार का अपीयरेंस था, यदि आपको देखना हो तो एक कपिल शर्मा, जो कि दी कपिल शर्मा कॉमेडी नाइट चलता है हमारे सोनी चैनल पे, उनमें वो मेनली एक लीड रोल किए हैं जिसका नाम है फिरंगी। यदि कभी मौका मिले तो फिरंगी मूवी को देखिए, हम रिकमेंड करेंगे। उसमें आपको जनरल डायर का क्या अपीयरेंस था, उसका क्या देखने में उसका हुलिया था, ये आपको देखने को मिलेगा। मोटा सटा थोड़ा सा आदमी है वो, है ना, जहाँ पे कि कपिल शर्मा की माँ उसमें जो वो रोल कर रही है, वो जनरल डायर को गाली दे रही होती है। यदि कभी टाइम मिले तो आपको देखिएगा। खैर, जनरल डायर ऐसे लीडर थे उस समय पे जो कि मार्शियल लॉ को लीड कर रहे थे, है ना। तो ये मार्शियल जनरल डायर मेनली हमारा एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। तो उसमें देखिए, बड़ा उसमें हंसी भी है और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा कि किस प्रकार से उस समय पे सिस्टम चल रहा था ब्रिटिश के अंडर में इंडिया में। फिरंगी मूवी आप देखिए जरूर। खैर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। अच्छा, एक बात और, इसमें जो सबसे जरूरी चीज ये है कि गांधी जी हमेशा नॉन वायलेंस को अपनाते थे, यानी कि वो हिंसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि हमारे आंदोलन के दौरान कहीं पे भी लड़ाई पीट देखने को हमको मिले। लेकिन क्या रॉलेट एक्ट को जब हम लोग अभी पढ़ रहे थे, तो क्या यहाँ पे आपको एक जगह पे वायलेंस देखने को मिला? बिल्कुल देखने को मिला। कहाँ पे? जब वो लोग पीसफुल तरीके से, यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से रैली कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे, तो 10 अप्रैल 1919 को पुलिस वालों ने क्या किया? उसके ऊपर हमला करवा दिया, यानी कि फायर करवा दिया। बदले में उन्होंने भी इनके ऊपर हमला किया, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर को मार दिया गया, पुलिस स्टेशन पे हमला कर दिया गया, फिर से बैंक पे, पोस्ट ऑफिस से, रेलवे पे हमला किया गया। तो क्या यहाँ पे आपको हिंसा देखने को मिल रहा है, यानी कि वायलेंस देखने को मिल रहा है? बिल्कुल देखने को मिल रहा है। और महात्मा गांधी जस्ट इसके खिलाफ थे, लेकिन यही सब चीज हो रहा था। तो महात्मा गांधी ने इस रॉलेट एक्ट को खत्म करने के लिए, यानी कि इसके खिलाफ जो रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च करा था, इसको गांधी जी ने बाद में रोक दिया। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे क्यों रोक दिया। एक ही रीजन है, क्योंकि वायलेंस बढ़ रहा था और महात्मा गांधी बिल्कुल भी वायलेंस नहीं चाहते थे। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? चलो, उसके बाद है हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या था इसको समझते हैं। रॉलेट एक्ट हमारा लागू हुआ 1919 को। यहाँ पे हमला करवाया गया था कॉमन लोगों पे, कब? 10 अप्रैल 1919 को। जस्ट इसके 3 दिन बाद, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को, जस्ट इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, इसके बारे में भी हम लोग क्लास 8 में पढ़े हुए हैं, है ना। जलियांवाला बाग के बारे में थोड़ा सा तो दिया हुआ था। मतलब ये था कि एक जलियांवाला बाग जो हमारा एक प्लेग्राउंड जैसा था, बहुत बड़ा फील्ड था, है ना। वहाँ पे मेला हो रहा था और वहाँ पे जनरल डायर गए और अपने सैनिकों को कहे कि इसके ऊपर गोली चलवा दो, और बहुत सारे लोग मारे गए। यही था मेनली, हम लोग यही पढ़े हुए हैं। और सेम चीज यहाँ पे भी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। रॉलेट एक्ट जो आप पहले पढ़े थे वही चीज आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा, थोड़ा सा इसमें अलग था। उसी प्रकार से जलियांवाला बाग जो आप पढ़े हुए हैं छोटे क्लास में, वही चीज यहाँ पे है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था हमारा, मैस्केयर था। मैस्केयर का मतलब होता है बहुत बड़ा, इस रूप में हत्या कर देना, जो कि मतलब बहुत बड़े रूप में हत्या कर देना, सबसे इसका अच्छा एग्जाम्पल है।
मैसेकर का मतलब क्या, हत्याकांड, वो भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था हमारा सबसे पहले 13 अप्रैल 1919 को हुआ, कोई दिक्कत। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड आखिर हुआ क्यों, सबसे पहले बात ये, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड इसलिए हुआ क्योंकि उस समय पे बैसाख का समय था, यानी कि अप्रैल का समय था, और अप्रैल के समय में बिल्कुल पूरा गर्मी ही रहता है लगभग, है ना। तो हमारे यहाँ पे इंडिया में, हालांकि पंजाब को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों पे अप्रैल में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, है ना। तो चूंकि हम लोग अभी बिहार में हैं, तो बिहार में मेनली उस समय पे, हालांकि अदर स्टेट में भी ऐसा होगा, लेकिन अदर स्टेट का तो नहीं मालूम, लेकिन बिहार में उस टाइम पे हमारे यहाँ पे चैती दुर्गा यानी कि दुर्गा पूजा मनाया जाता है। दुर्गा पूजा हमारे यहाँ पे 2 बार मनाया जाता है, एक बार सितंबर अक्टूबर में और एक बार अप्रैल में, जिसको हम लोग कहते हैं अप्रैल वाले को चैती दुर्गा, है ना। और उसी दिन उसी समय के आसपास हमारा रामनवमी भी मनाया जाता है। तो हम लोग चैती दुर्गा और रामनवमी मनाते हैं, और पंजाब में ये लोग बैसाखी फेयर मनाते हैं, यानी कि बैसाख में वहाँ पे हम लोग अप्रैल में उसको क्या कहते हैं, हिंदी में बैसाख कहते हैं अप्रैल को। तो बैसाख में वहाँ पे एक मेला लगता था पंजाब में हर साल। तो जलियांवाला बाग में बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, वहीं पे मेला लगा हुआ था। तो बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं था कि मार्शल लॉ लागू हो चुका है, यानी कि पूरा का पूरा जो कमांड है वो मिलिट्री के हाथ में, ये बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं था। तो बहुत सारे लोग उस ग्राउंड में बैसाखी मेला मनाने के लिए आए थे, यानी कि मेला घूमने के लिए आए थे। दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग वहाँ पे गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन भी कर रहे थे, क्योंकि हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि समय समय पे गवर्नमेंट जो है ना नया नया नियम लागू करते रहते थे, तो उसके खिलाफ आंदोलन भी चल रहा था। अब ये दोनों चीज बिल्कुल सरकार के खिलाफ हो रहा था, यानी कि सरकार के नियम के खिलाफ हो रहा था। सबसे पहली बात तो कि आप रैली नहीं कर सकते हैं, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, जो कि वही चीज हमारे जलियांवाला बाग में हो रहा था। जलियांवाला बाग में 2 चीज हो रहा था, याद रखिएगा, पहला मेला लगा हुआ था, दूसरा वहां पे प्रोटेस्ट भी हो रहा था, गवर्नमेंट्स न्यू रेप्रेसिव मेजर, अगेंस्ट गवर्नमेंट्स न्यू रेप्रेसिव मेजर, आपके बुक में वर्ड होगा। उसके बाद जब इतना सारा भीड़ लगा हुआ था जलियांवाला बाग में, तो सबसे पहला तो मार्शल लॉ लागू है कि आप कोई भी आंदोलन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद रॉलेट एक्ट लागू है कि आप कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में भाग नहीं ले सकते हैं। दूसरा चीज मार्शल लॉ भी लागू है, यदि कमांडर को आपके ऊपर गुस्सा आ गया, आपके ऊपर शक हो गया, तो आपके ऊपर गोली चला दिया जाएगा। तो अब ये चीज को ध्यान से समझिएगा कि आखिर जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था। सबसे पहला रीजन ये है कि वहां पे लोग अपना बैसाखी फेयर मनाने के लिए आए थे, यानी कि मेला घूमने के लिए आए थे। दूसरा, सरकार के खिलाफ आंदोलन भी करने के लिए आए थे। जब ये दोनों चीज जब वहां पे हो रहा था तो भीड़ बहुत ज्यादा था वहां पे। जनरल डायर को लगा कि यहाँ पे कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रहा है, बिल्कुल पॉलिटिकल एक्टिविटी भी वहां पे हो रहा था, सरकार के खिलाफ नारे लग रहे थे, सरकार के खिलाफ आवाज वहां पे उठ रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहा था, मीटिंग हो रहा था, है ना, पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रहा था। तो जनरल डायर अपने आर्मी के साथ, अपने कमांडर के साथ जलियांवाला बाग में गए, गेट खोले, अंदर गए, गेट को बंद किए, होता है ना फिल्म में हीरो अकेला जाता है रूम के अंदर, अब 20-25 गो को मार के बाहर आ जाता है ना, उसी प्रकार से जनरल डायर गए कुछ अपने सैनिकों के साथ बंदूक बंदूक लेकर, जलियांवाला बाग का गेट बंद किए, अंदर गए, गेट बंद कर दिए, अंदर से गेट को बंद कर दिए। उसके ऊपर सबको कहा कि एक लाइन में खड़े हो जाओ। किसको? लोगों को नहीं, अपने सैनिकों को कहा कि एक लाइन में खड़े हो जाओ और एकदम पूरा एकदम तैयार रहो, मतलब कि गोली वोली सेट करके पूरा तैयार रहो। अब जब हम बोलेंगे फायर, फायर कर देना। जो जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने कहा फायर, ये लोग फायर कर दिए। अब बहुत सारे लोग, हो सकता है कि बहुत सारे लोग कुछ खरीद रहे होंगे, बहुत सारे लोग ध्यान से किसी को सुन रहे होंगे, वहाँ पे प्रोटेस्ट भी हो रहा था, तो है ना, बहुत सारे बच्चे हो सकता है गोलगप्पा खा रहे हों। मतलब कि एक माहौल आप सोचिए अपने दिमाग में कि मेला का क्या हो सकता है, और कोई किसी को ये कानो कानो खबर नहीं था कि मार्शल लॉ भी लागू हो चुका है ना, ये मालूम नहीं था लोगों को। लेकिन अचानक आना और अचानक लोगों पे हमला करवा देना, ये किस प्रकार का माहौल होगा आप सोच सकते हैं। मतलब एक प्रकार का भगदड़ वहां पे मच गया होगा। तो उस समय पे रॉलेट एक्ट के तहत और मार्शल लॉ के तहत जलियांवाला हत्याकांड हुआ और बहुत सारे लोगों को मारा गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा कहीं पर, मैनी वेयर किल्ड, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया, गोलियों से भून दिया गया। बात समझ में आ रहा है? कोई भी दिक्कत? उसके बाद अब जब ये खबर पूरा पंजाब, अमृतसर के अलावा बाकी नॉर्थ वाले जगहों पे जब ये खबर पहुंचा
कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका है और जनरल डायर आए थे, लोगों पे ऊपर हमला करवा के चले गए। जब ये न्यूज़ धीरे धीरे बाकी शहरों में फैलने लगा तो नॉर्थ हमारा जो इंडिया है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पुलिस के बीच में और लोगों के बीच में अटैक देखने को मिला, मारपीट देखने को मिला। क्योंकि देखिए, आप इंडियंस को मार रहे हैं, वो भी बिना मतलब के मार रहे हैं, तो बदले में आपको भी तो कुछ मिलेगा, है ना? आपको भी तो, आपके ऊपर भी तो हमला हो सकता है। तो लोगों ने बदले में क्या किया, अटैक्स ऑन पुलिस बिल्डिंग, बहुत सारे पोस्ट ऑफिस को तहस नहस कर दिया गया, पुलिस स्टेशन को खत्म कर दिया गया, रेलवे पे हमला किया गया। बदले में क्यों? क्योंकि जलियांवाला हत्याकांड हो चुका था, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था। बदले में ये लोग इन सारी चीजों को परफॉर्म कर रहे थे। कोई दिक्कत नहीं समझने में। उसके बाद है हमारा ब्रिटिशर्स रेस्पॉन्ड ब्रूचुअली ह्यूमिलिएट एंड टेरराइज पीपल। अब बदले में ब्रिटिश भी तो कुछ करेगा, ब्रिटिश को आप मारेंगे तो वो चुप रहे थोड़ी ना रहेगा। याद रखिएगा, पहले ब्रिटिश ने हमला करवाया, बदले में हम लोगों ने उस पर जवाब किया, उसके बाद फिर से वो लोग हमारे ऊपर हावी हो गए, यानी कि हम लोगों को बहुत ही गंदे तरीके से उन्होंने मारा पीटा टॉर्चर किया, है ना? यहाँ तक किया ह्यूमिलेट, मतलब कि हम लोगों से इतना, मतलब वो प्रकार आप कह सकते हैं कि एक समय के लिए आप कह सकते हैं कि इतना हम लोगों से उनको नफरत हो चुका था कि मतलब आप सोच नहीं सकते इस प्रकार का। बहुत समझ आ गया। उसके बाद टेरराइज का मतलब ये हो गया आतंकित कर देना, मतलब कि जिस प्रकार से आप आतंकी को मारते हैं ना, उस प्रकार से हम लोगों को उस समय मारा जा रहा था। कोई दिक्कत समझने में? उसके बाद फोर्स टू रब देयर नोज, हम लोगों को उस समय पे ये फोर्स किया जाता था कि आप अपने नाक को जमीन में रगड़े। सोचिए किस प्रकार का उस समय पर माहौल होगा। बात समझ में आ रहा है? जरा सोच के देखिए कि उस समय पे क्या माहौल होगा। अपने नाक को आप जमीन में रगड़िए, ये बहुत ही मतलब एक शर्मनाक घटना था उस समय पे, है ना? तो सबसे पहला क्या, ह्यूमिलेट का मतलब होता है मेनली नीचा दिखाना हम लोगों को। तो नीचा वो किस रूप से दिखा रहे थे, नाक रगड़ो, है ना? उसके बाद फिर आगे हम लोग को मिलेगा फर्स्ट टू रब देयर नॉइज क्रॉल ऑन स्ट्रीट एंड डू सलाम। हम लोगों को कहा गया कि घुटने के बल पे जमीन पे बैठो, और जब भी यदि कोई साहब यहाँ से गुजरे तो सबको सलाम करना है, सबको सलाम करना है। ये नीचा दिखाने का तरीका ही तो था। जब इन सारे चीजों को कर दिया गया तब जाके जनरल डायर ये कहते हैं कि मेरा एक ही मकसद था जलियांवाला हत्याकांड करवाने का, ये कि लोगों के दिल में सरकार के खिलाफ डर बैठ जाए। वहां पे लिखा हुआ है, आपके बुक में लिखा हुआ है, टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड अवे इन द माइंड ऑफ सत्याग्रहीज। यानी कि जो सत्याग्रह मूवमेंट में जो भाग ले रहे थे उसको हम लोग सत्याग्रही कहते हैं, उन सब के दिमाग में एक डर का माहौल क्रिएट हो जाए, यही मेन ऑब्जेक्टिव था जनरल डायर का जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाने का। बात समझ में आ गया? उसके बाद हाँ, एक और चीज क्या जो अभी हम लोग जिक्र किए कि हर एक आदमी को सलाम करना पड़ता था हम लोगों को उस समय पे, ये उन्होंने कह दिया था कि जो भी यहाँ से गुजरे उनको आप सलाम करेंगे। उसके बाद फिर इन सब चीजों को देखते हुए पीपल स्टार्ट माइग्रेटिंग मतलब क्या, लोगों को मारा गया जलियांवाला बाग में, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया, है ना? उसके बाद फिर लोगों को ये फोर्स किया जाने लगा कि अपने नाक को आप जमीन में रगड़े, है ना? जितना भी लोग आए ब्रिटिशर्स, आप उनको सैल्यूट कीजिए। इन सारे चीजों को देखते हुए बहुत सारे लोग अपने गांव को छोड़ के भाग गए, और बहुत सारे गांव को तो बम से उड़ा दिया गया। सोचिए, बम से उड़ा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा विलेजेस वेयर बॉम्ब्ड, बम से उड़ा दिया गया। अब गांधी जी ने क्या सोच के किया था आंदोलन, नॉन वायलेंस, यानी कि हम कहीं पे भी वायलेंस नहीं करेंगे, ये उन्होंने कहा था। लेकिन हर जगह पे तो आपको वायलेंस ही देखने को मिल रहा है। तो अब लास्टली गांधी जी क्या करेंगे, सीइंग वायलेंस, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह। इन सारे वायलेंस को देखते हुए गांधी जी ने कहा अब रुक जाओ, क्योंकि इतने सारे लोग मारे गए थे जलियांवाला हत्याकांड में। पहला तो यहाँ पे मारा गया, दूसरा यहाँ पे मारा गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं, 10 अप्रैल 1919 को। उसके बाद जलियांवाला बाग में भी मारा गया। तब जाके गांधी जी ने कहा कि वायलेंस बहुत बढ़ रहा है, आंदोलन को रोक दो। यहाँ तक में कोई भी दिक्कत, इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ तक का समरी बता दे रहे हैं कि रॉलेट एक्ट भी 1919 को लागू हुआ, ठीक। उसके बाद 10 अप्रैल 1919 यानी कि 1919 में पहली बार यहाँ पे लोगों के ऊपर हमला करवाया गया, ये भी 1919 में हुआ। जलियांवाला हत्याकांड जो था हमारा, वो भी हमारा 1919 में ही हुआ।
बात समझ में आ रहा है? तो ये भी एक तरीका है आपको याद रखने का। एक और डिफरेंस जो लगभग बच्चों को ये कंफ्यूज करता है कि डिफरेंस आखिर है क्या रोलेक्ट एक्ट और मार्शल लॉ में, डिफरेंस क्या है, याद रखिएगा हमेशा। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पहली बात, रोलेक्ट एक्ट को समझ लेते हैं। रोलेक्ट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसके तहत सरकार पॉलिटिकल एक्टिविटी को रोक सकता है, किसी के ऊपर शक हुआ तो उसको जेल में 2 साल के लिए डाल सकता है, केवल यही था हमारा रोलेक्ट एक्ट। लेकिन मार्शल लॉ थोड़ा सा अलग था। मार्शल लॉ हमारा ये कहता था कि पूरा का पूरा कमांड किसके हाथ में रहेगा, मिलिट्री के हाथ में रहेगा, यानी कि आर्मी के हाथ में रहेगा। दूसरा चीज ये, बहुत बार ऐसा भी होता था कि किसी भी सैनिक को यदि किसी पे शक हो गया कि आतंकवाद है ना, किसी के ऊपर शक हो गया कि ये ब्रिटिशर्स के लिए खतरा है, तो ये उसको बिना किसी सुनवाई के मार देते थे। वही तो हमारा हुआ जलियांवाला बाग में। तो याद रखिएगा, दोनों अलग अलग चीज है। रोलेक्ट एक्ट अलग है, मार्शल लॉ अलग है। मार्शल लॉ में पूरा का पूरा कमांड रहता है मिलिट्री के पास, आर्मी के पास, लेकिन रोलेक्ट एक्ट में पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास। कोई दिक्कत नहीं समझने में, इन दोनों में कोई डिफरेंस अब पूछा जाए तो बता देंगे। बात समझ में आ रहा है? पूरा एक कहानी के रूप में शुरू करेंगे और रोलेक्ट एक्ट यानी कि रोलेक्ट सत्याग्रह हमारा किस प्रकार से शुरू हुआ, कैसे खत्म हो गया, इस सब चीज़ों को भी आप बता देंगे। महात्मा गांधी ने क्यों रोक दिया था, एक ही रीजन था, क्या, वायलेंस बढ़ रहा था। बात समझ में आ गया? कोई भी दिक्कत नहीं था समझने में। अब है हमारा लास्ट टॉपिक, और जो आपको अपने बुक के हेडिंग में भी मिला होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत और नॉन कॉपरेशन। तो अब हमारा आ रहा है खिलाफत और इसके बाद आएगा नॉन कॉपरेशन। नॉन कॉपरेशन इसके बाद आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब जब इतना कुछ हो रहा था, रोलेक्ट सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किया, उसको बाद में रोक भी दिया क्योंकि वायलेंस बहुत बढ़ रहा था। अब गांधी जी को लगा कि हमको कोई ऐसा तरीका आजमाना चाहिए, ऐसा कुछ तरीका लगाना चाहिए जिससे कि हम लोग अपने मूवमेंट को बड़े लेवल पे लेके जा सकें। बड़े लेवल का मतलब ये है कि छोटा मोटा ये रोलेक्ट सत्याग्रह करके हमको कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि पूरा का पूरा हमारा इंडिया का जो सिस्टम है वही चेंज हो जाए, है ना। एक और चीज, सबसे बड़ा चीज ये कि जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, वो हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी दोनों में हमेशा झगड़ा करवाते रहते थे, क्योंकि अपने फायदे के लिए। उनको ये लगता था कि मुस्लिम और हिंदू जब दोनों आपस में लड़ेंगे तो बीच से मेरा ठीक फायदा होगा। तो याद रखिएगा हमेशा कि उस समय पे ऐसा दौर था जहाँ पे कि इंडिया में हिंदू और मुस्लिम में बहुत ही ज़्यादा दंगा आपको देखने को मिलता होगा। पसंद आ गया? यदि आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो आप उनसे पूछिएगा कि आज से लगभग 70-80 साल पहले कितना ज़्यादा हिंदू और मुसलमान के बीच में दंगा था, आपको बताएंगे वो। एक ही रीजन है इसका, अंग्रेज अपने फायदे के लिए इन दोनों कम्युनिटी को आपस में लड़ा देते थे। लेकिन हाँ, हमेशा याद रखिएगा उन दोनों के बीच में कभी भी इतना ज़्यादा दूरी नहीं था। हिंदू मुस्लिम में उस समय पर इतना ज़्यादा दूरी नहीं था, सभी आपस में मिलजुल के रहते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स अपने फायदे के लिए इन दोनों के बीच में लड़वा देते थे। लड़वा देने के कारण क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी इंडिया में दोनों दूर होते चले गए। बात समझ में आ गया? ये इसको मारते थे, ये उसको मारते थे, जिसके कारण दोनों में दूरियां बढ़ गई। अब गांधी जी को लगा कि जब तक इंडिया में हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं आएंगे तब तक इंडिया में कोई भी मूवमेंट सक्सेसफुली लॉन्च हो ही नहीं सकता है। अब गांधी जी को एक नया आइडिया दिख रहा था, वो था हमारा खिलाफत। अब ये खिलाफत क्या है? खिलाफत एक हिंदी वर्ड है। खिलाफत का मतलब होता है किसी के खिलाफ, है ना, किसी के खिलाफ कुछ करना। हो सकता है किसी के खिलाफ आप साजिश कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए, है ना, आंदोलन कीजिए, यही हमारा खिलाफत। अब ये खिलाफत यहाँ पे क्यों दिया गया है अभी हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहला क्या, गांधी जी को ये लगा कि जब तक हिंदू मुस्लिम आपस में नहीं आएंगे तब तक कोई भी इंडिया में मूवमेंट लॉन्च नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? उसके बाद गांधी जी ने और गांधी जी के दो अली ब्रदर्स ने, यानी कि मोहम्मद अली और शौकत अली, हालांकि आपके बुक में इन दोनों के बारे में यदि कहीं पे लिख दे अली ब्रदर तो समझिएगा कि यही दोनों हैं। इनको अली ब्रदर के नाम से भी जाना जाता है। तो मोहम्मद अली और शौकत अली और उसके साथ साथ गांधी जी भी, इन तीनों ने मिल के खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च किया। खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च किया। अब ये खिलाफत मूवमेंट क्यों लॉन्च किया गया? खिलाफत चूंकि किसी के खिलाफ करना है तो किसके खिलाफ किया, आखिर क्यों किया, इस चीज को समझिए पहले। लेकिन इस चीज को समझने से पहले एक चीज और, उस समय पे हिंदू और मुस्लिम में बहुत ज्यादा दूरी बढ़ चुका था क्योंकि अंग्रेज अपने फायदे के लिए इन दोनों के बीच में लड़वा देते थे। तो गांधी जी गए शौकत अली और मोहम्मद अली के पास,
क्योंकि ये दोनों उस समय पे मुस्लिम के बहुत ही बड़े लीडर थे, मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत ही बड़े लीडर थे। तो गांधी जी उनके पास गए और कहे कि देखो भाई, हम दोनों तो आपस में दोनों, हालांकि इंडिया में तो हम हैं तो सभी भाई बहन हैं, है ना, तो चलो हम लोग मिलकर अपना हाथ मिलाते हैं और इंडिया को एक प्रोग्रेस कंट्री के रूप में उभारते हैं, लेकर चाहते हैं। तो मोहम्मद अली और शौकत अली के पास गांधी जी गए, उनको गांधी जी ने कहा कि चलो हम दोनों आपस में मिलते हैं और अपने दोनों कम्युनिटी को भी आपस में मिलवा देते हैं। यानी कि दोनों जब लीडर ही आपस में मिल जाएंगे तो ये स्वाभाविक सा बात है कि बाकी सब लोग भी आपस में मिल जाएंगे। लेकिन मिलने के पीछे भी गांधी जी ने रीजन उठाया किसका? खिलाफत का। अब ये खिलाफत क्या था? सबसे पहली चीज, डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। याद कीजिए, हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब पढ़ रहे थे तो सेंट्रल पावर में एक ऑटोमन एम्पायर था ना। बाद में वही ऑटोमन एम्पायर जाना जाने लगा ऑटोमन टर्की के नाम से, और ऑटोमन टर्की में पूरा का पूरा मुस्लिम रूलर का वहां पे कंट्रोल था। कहाँ पे? ऑटोमन एम्पायर में। और हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में कि ऑटोमन एम्पायर उस समय पे हार चुका था, अलाइड पावर से हार चुका था, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पहले यह था कि यदि कोई कंट्री हारता था तो उसका पूरा का पूरा रिसोर्स जीते वाले कंट्री अचीव कर लेता था, गेन कर लेता था। तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑटोमन एम्पायर, यानी कि बाद में हो गया ऑटोमन टर्की, वहाँ के जो हमारे सबसे बड़े मुस्लिम लीडर थे, मुस्लिम कम्युनिटी के जो सबसे बड़े गुरु माने जाने वाले थे। फॉर एग्जाम्पल, यदि हिंदू कम्युनिटी का एग्जाम्पल लिया जाए तो हम लोग किसका एग्जाम्पल लेते हैं? साईनाथ का लेते हैं, बुद्ध जी का लेते हैं, महात्मा बुद्ध का लेते हैं, है ना। ये कुछ लोग हैं जिनको कि हम लोग अपने एक बड़े नॉलेजेबल इंसान के रूप में देखते हैं। उसी प्रकार से हमारे उस समय जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने अपने लीडर को, हालांकि वो लोग जो अपने उस समय पे सबसे अपने नॉलेजेबल इंसान को मानते थे, वो थे हमारे खलीफा। उनका नाम क्या था? खलीफा। आपके बुक में लिखा हुआ है इट इज स्पिरिचुअल हेड, यानी कि स्पिरिचुअल हेड का मतलब ये हो गया कि आप जिसको मानते हो, जो आप जिसको जानते हैं कि हमारे लिए एक आइडियल के रूप में है, बिल्कुल हमारे लिए हमारे महात्मा बुद्ध जो है आइडियल के रूप में है, साईनाथ हमारे एक आइडियल के रूप में है ना, महावीर हमारे आइडियल के रूप में है, कबीरदास हमारे एक आइडियल के रूप में है। उसी प्रकार से मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के लिए भी उस समय पे एक बहुत बड़े नॉलेजेबल इंसान थे जिसका नाम था खलीफा। तो अकॉर्डिंग टू रूल खलीफा में ये नियम था, लागू हो चुका था, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर हार चुका था, तो वहां पे ये नियम अब लगने जा रहा था। हालांकि बुक में ये भी लिखा हुआ है कि वहां पे ये रूमर्स फैल गया था कि ऑटोमन एम्पायर यानी कि ऑटोमन टर्की को अब उसका जो स्पिरिचुअल हेड थे, जो खलीफा थे, उनको वहां से हटना पड़ेगा। क्यों हटना पड़ेगा? क्योंकि वो हार चुका है और अकॉर्डिंग टू रूल उसका पूरा का पूरा रिसोर्स किसका हो जाएगा? अलाइड पावर का, यानी कि जो जीता हुआ है उसका। तो ये उस समय पे रूमर्स फैला हुआ था कि स्पिरिचुअल हेड जो थे मुस्लिम हमारे लोगों के, वो खलीफा का पावर अब छीना जा रहा था। अब यदि मान लीजिए आप किसी इंसान को बहुत फॉलो करते हो, आप उसको बहुत पसंद करते हो और उसके ऊपर यदि टॉर्चर हो या फिर उसके पावर को छीना जाए, उसके राइट को छीना जाए, तो क्या हमारे अंदर थोड़ा तो तकलीफ होता है ना, क्योंकि हमारे लीडर को ये दबा रहे हैं। उसी प्रकार से मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों का जो लीडर था उस समय पे स्पिरिचुअल हेड खलीफा को उस समय पे अपना गद्दी छोड़ना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार चुका था। ये वहां पे रूमर्स था, कोई दिक्कत नहीं आता समझने में। अब इसी चीज का फायदा उठा लिया गांधी जी ने। गांधी जी ने कहा शौकत अली और मोहम्मद अली के पास जाके कि देखो खलीफा का जो पावर था, आपके स्पिरिचुअल जो हेड हैं, उनका पावर अब लॉस हो रहा है, यानी कि उसको अपने गद्दी को छोड़ना पड़ेगा, ऑटोमन एम्पायर से यानी कि ऑटोमन टर्की से उसको हटना पड़ेगा, क्योंकि वो हार चुके हैं। अब इसी चीज को बचाने के लिए गांधी जी ने कहा कि चलो तुम मेरे साथ मिल जाओ और हम दोनों मिलके इंडिया में एक मूवमेंट लॉन्च करेंगे, जिसका नाम उन्होंने दिया खिलाफत मूवमेंट। कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहला खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड, खिलाफत कमेटी बैठाया गया, और खिलाफत कमेटी सबसे पहले बॉम्बे में बैठाया गया, जिसको आज हम लोग जानते हैं किस नाम से? मुंबई के नाम से जानते हैं। और मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी बॉम्बे में बैठाया गया, इस्टेब्लिश किया गया। और इस खिलाफत कमेटी में मेनली हमारा क्या होता था? अपने खलीफा के पावर को बचाने के लिए यहाँ पे मीटिंग होते थे। बात समझ में आ गया? हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों लोगों के बीच में, क्योंकि दोनों के लीडर आपस में मिल चुके थे। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई प्रॉब्लम? चलो आगे। उसके बाद हाँ, खिलाफत कमेटी उस समय पे इस्टेब्लिश हो चुका था। गांधी जी, उसके बाद शौकत अली और मोहम्मद अली, तीनों के कॉपरेशन से। बात समझ में आ गया? उसके बाद मुस्लिम एंड हिंदू अंडर एन अम्ब्रेला। गांधी जी ने कहा था कि जब तक हिंदू और मुस्लिम दोनों इंडिया में एक छाता के नीचे यानी कि एक छत के नीचे नहीं आएंगे, तब तक यहाँ पे कोई भी मूवमेंट सक्सेसफुली लॉन्च नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत समझने में? बात समझ में आ रहा है? उसके बाद हमारा है कलकत्ता सेशन सितंबर 1920, नॉन कॉपरेशन, खिलाफत एंड स्वराज। ये सब क्या है जरा आप समझते हैं इसको। उस समय पे कांग्रेस हमारा सबसे बड़ा पार्टी था। आज भी हमारा कांग्रेस वही कांग्रेस है जो पहले था, आज वही कांग्रेस है हमारा, बस चेहरा बदल चल अकॉर्डिंग टू टाइम उसका जो कांग्रेस का जो लीडर का जो चेहरा था वो बदलता चला गया। तो कांग्रेस का एक सेशन हुआ, यानी कि कांग्रेस का एक मीटिंग हुआ, कहाँ पे? कलकत्ता में। आज हम लोग किस नाम से जानते हैं? कोलकाता। ठीक है, बात समझ में आ गया? जो इस साइड में है। तो यहाँ पे कलकत्ता का सेशन हुआ, मीटिंग हुआ, कब? 1920 में। ठीक है, और वहां पे गांधी जी ने अपने लीडर को कन्विंस करा कि हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं खिलाफत, नॉन कॉपरेशन और स्वराज, तीनों एक साथ। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत समझने में? तो गांधी जी ने यहाँ पे कलकत्ता सेशन में 1920 में उन्होंने कहा कि हम लोग खिलाफत, नॉन कॉपरेशन और स्वराज तीनों लॉन्च करने जा रहे हैं। आप हमारा क्या कीजिए? सहयोग कीजिए। आप हमारे आप एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आप हमें सपोर्ट कीजिए। इस तरीके से अपने लीडर को उन्होंने वहाँ पे अपना कन्विंस करा। कोई दिक्कत नहीं समझने में? उसके बाद फाइनली एक साल के बाद 1920 में तो उन्होंने कन्विंस करा था कलकत्ता सेशन में, लेकिन 1921 में खिलाफत मूवमेंट प्लस नॉन कॉपरेशन दोनों लॉन्च किया गया। ये नॉन कॉपरेशन क्या है? इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं असहयोग आंदोलन। ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक का बात है, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन उन्होंने एक साल के बाद ही खिलाफत प्लस नॉन कॉपरेशन दोनों लॉन्च किया 1921 में। कोई दिक्कत है ना समझने में? तो खिलाफत क्या था, एक बार हम लोग इसको समरी के रूप में फटाक से देख लेते हैं। हाँ, सबसे पहले ये कि महात्मा गांधी को इंडिया में ये लगा कि जब तक हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं होंगे तब तक हम कोई भी मूवमेंट लॉन्च करेंगे और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो महात्मा गांधी ने सबसे पहला जो इशू उठाया वो उठाया खिलाफत का। खिलाफत एक हिंदी वर्ड है जो कि प्रोटेस्ट हो रहा था, यानी कि जो कि खिलाफत कमेटी बैठा के वहाँ पे जो मीटिंग हो रहे थे वो किसके खिलाफ हो रहे थे? जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीत गए थे उनके खिलाफ हो रहे थे, क्योंकि उनको अपने लीडर स्पिरिचुअल हेड यानी कि खलीफा के पावर को बचाना था। वहीं से हमारा वर्ड आया खिलाफत। और समझ में आ गया? खिलाफत इसलिए क्योंकि अलाइड पावर, सेंट्रल पावर में ऑटोमन टर्की को वहाँ से हटाना चाह रहे थे और उसके स्पिरिचुअल हेड को भी वहाँ से बेदखल करना चाह रहे थे। तो उसी के खिलाफ, अलाइड पावर के खिलाफ, यानी कि स्पिरिचुअल हेड के पावर को बचाने के लिए उसके खिलाफ, अलाइड पावर के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा था, जो प्रोटेस्ट हो रहा था, उसी का नाम यहाँ पे पड़ गया खिलाफत। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सबसे पहले खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च किया गया किसके द्वारा? महात्मा गांधी, शौकत अली और मोहम्मद अली के साथ इसको लॉन्च किया गया। और उसके बाद बॉम्बे में 1919 में सबसे पहले खिलाफत कमेटी बैठाया गया। और ये वो कमेटी था जहाँ पे कि सारे लोग आके आपस में बैठ सकते हैं और खलीफा के पावर को बचाने के लिए मीटिंग कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे हो गया। उसके बाद कलकत्ता सेशन 1920 में महात्मा गांधी ने अपने लीडर सारे को ये कन्विंस करा कि हम लोग खिलाफत लॉन्च करने जा रहे हैं, उसके साथ साथ नॉन कॉपरेशन और उसके साथ साथ स्वराज। कोई दिक्कत नहीं। नॉन कॉपरेशन हमारा होता है असहयोग आंदोलन, खिलाफत जो अभी हम लोग पढ़े हुए हैं, और स्वराज का मतलब होता है, स्वराज भी एक हिंदी वर्ड है, इसका मतलब होता है स्वराज का मतलब हो गया अपना देश या कि अपना राज, अपना आज़ादी, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं समझने में। तो फाइनली 1921 में जाकर गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन और खिलाफत दोनों को लॉन्च कर दिया। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम? अब इस डेट को कैसे याद रखेंगे? सबसे पहला 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ। 1919 में ही सबसे पहले पीसफुल प्रोसेशन पे हमला किया गया। 1919 में ही हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। कोई दिक्कत? और 1919 में ही महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह को जो उन्होंने लॉन्च करा था उसको रोक दिया गया।
कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। और सबसे बड़ी बात तो ये कि खिलाफत कमेटी भी बॉम्बे में 1919 में ही बना था, वहीं पे वो इस्टेब्लिश हुआ था। और 1920 में वो महात्मा गांधी कांग्रेस के सारे लीडर को ये कन्विंस किए कि हम लोग खिलाफत के साथ साथ नॉन कॉपरेशन भी लॉन्च करने जा रहे हैं। और लास्टली इसके एक साल बाद 1921 में नॉन कॉपरेशन और खिलाफत बिल्कुल लॉन्च कर दिया गया। कोई दिक्कत समझने में? और ये हमारा पूरा का पूरा हमारा ये चैप्टर था, सॉरी चैप्टर बोल रहे, पूरा का पूरा ये टॉपिक था हमारा तीनों। और इसके बाद हमारा आएगा आपके फर्स्ट हेडिंग का नॉन कॉपरेशन जो हमारा बच रहा है वो आएगा। कोई दिक्कत इस यहाँ तक समझने में? कोई भी समस्या हो तो हम लोग इसको अभी यदि है तो आप अभी पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व कर लेंगे। और ऑनलाइन में जो बच्चे देख रहे हैं, आपसे यदि कोई आपसे हो सकता है आपको भी यदि कोई जवाब हो तो आप इसको कमेंट में बताइए, हम लोग इसको जवाब देने का कोशिश करेंगे। बाकी यहाँ पे और कोई तो डाउट नहीं है, क्लास ओवर किया जाए। चलो आज का क्लास यहीं पे ओवर कीजिए। थैंक यू।